हेलो एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं गाइज। चैप्टर का नाम है एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। गाइज सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एक्सीरेटरी सिस्टम। एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र गाइज सबसे पहले जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो भैया उस चैप्टर का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। चैप्टर का नाम है एक्सीरेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है साथियों ये उत्सर्जन तंत्र? सबसे पहले हम ये जानते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है सिस्टम अर्थात तंत्र। सिस्टम क्या होता है भैया? सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह। सिस्टम का मतलब क्या होता है साथियों? अंगों का समूह। अंगों का समूह ही साथियों तंत्र कहलाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या कहलाता है साथियों? सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द और दिया हुआ है आगे की तरफ एक्सीरेटरी। इसका मतलब होता है साथियों एक्सीरेशन। एक्सीरेशन यानी कि उत्सर्जन। गाइज ऐसे अंगों का समूह है जो एक्सीरेशन में सहायक होता है या फिर ऐसे अंगों का समूह साथियों जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, एक्सीरेटरी सिस्टम कहा जाता है। मैं लिख देता हूं साथियों, ऐसे अंगों का समूह, ऐसे अंगों का समूह जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है साथियों? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, एक्सीरेटरी सिस्टम कहा जाता है। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने अभी तक आपको मतलब ये बताया है कि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। एक्सीरेटरी का मतलब एक्सीरेशन से है, ऐसे अंगों का समूह साथियों जो भैया उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, एक्सीरेटरी सिस्टम कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों कि भैया ये एक्सीरेशन का मतलब क्या है, ये उत्सर्जन का मतलब क्या है? बेटा ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी में साथियों प्रतिदिन रोजाना बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिनके तहत साथियों हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट बनता है। और ये जो वेस्ट होता है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं यानी कि नुकसानदायक होते हैं। अगर गाइज ये वेस्ट, ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां कर देंगे। इसलिए साथियों इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आइए समझते हैं। मैंने कहा साथियों कि हमारे शरीर में प्रतिदिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कि मैंने बताया ए और बी कोई दो चीजें हैं, ये आपस में जुड़ी और साथियों किसी तीसरी चीज का इन्होंने निर्माण किया। जो चीजें आपस में जुड़ती है साथियों वो होता है अभिकारक, और जो बनता है वो होता है उत्पाद। और जब भी कोई चीज बनती है साथियों तो कुछ वेस्ट जरूर निकलता है, ये होता है साथियों अपशिष्ट पदार्थ। तो वैसे ही साथियों हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है दिन भर में, जिनके तहत साथियों कुछ चीजें टूटती है, कुछ चीजें बनती है और साथ ही साथ में भैया वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है।
और ये अपशिष्ट पदार्थ बेटा हमारी बॉडी के लिए, ये अपशिष्ट पदार्थ बेटा हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं बेटा, ये भैया नुकसानदायक होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो बेटा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये अपशिष्ट पदार्थ बेटा हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां कर देंगे। इसलिए बेटा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो भैया इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सीरेशन, उत्सर्जन कहलाता है। तो लिख लीजिए साथियों, मैं लिख देता हूं कि भैया मनुष्य के शरीर से, भाई हम हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम हमारे शरीर के बारे में बात करेंगे। तो लिख लीजिए मनुष्य के शरीर से, मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया या बाहर निकालना ही क्या कहलाता है भैया, उत्सर्जन कहलाता है, एक्सीरेशन कहलाता है। मैंने कहा कि मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, एक्सीरेशन कहलाता है। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई साथियों? सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? मैंने अभी तक आपको एक्सीलेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र का मतलब बताया है। क्या होता है साथियों उत्सर्जन तंत्र? ऐसे अंगों का समूह होता है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। यहाँ से एक नया शब्द आया है साथियों, उत्सर्जन। क्या होता है साथियों उत्सर्जन? मैंने कहा कि हमारी बॉडी में प्रतिदिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जिनके तहत साथियों कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ बेटा आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया भैया कि ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में कैसे बने भैया? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमारी बॉडी में प्रतिदिन बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, जिनके तहत साथियों हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब बेटा बात आती है कि भैया कौन कौन से है ये अपशिष्ट पदार्थ? तो बेटा अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों और आपको बताते हैं साथियों कि भैया मानव शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। चलिए भैया आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा देता हूं। ओके भैया जी, आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि भैया आपके शरीर में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं साथियों, और अगर वो आपके शरीर में रहेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हेडिंग लगाओगे आप भैया अगली बार, मानव शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ। मानव शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं साथी? तो देखिए भैया नंबर 1 पर बात आती है भैया किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कहोगे एक बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है, कौन सा एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिनमें ऑप्शन था भैया कार्बन डाइऑक्साइड। लोगों को पता ही नहीं था कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ है। तो याद रखना है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ है। अब मैंने क्या बताया कि अपशिष्ट पदार्थ वो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे बेटा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। तो देखिए बेटा अच्छे से देखना क्या होता है।
हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या होता है साथियों, ग्लूकोज होता है, C6H12O6 हमारे ब्लड में होता है। भोजन का अंतिम उत्पाद होता है साथियों ये ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में क्या होता है भैया, ये ग्लूकोज होता है। और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। जब भी ऊर्जा बनाई जाती है, जब आपको पता होगा साथियों, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और साथियों एनर्जी बनती है। ये जो ऊर्जा बनी है, ये ऊर्जा बनी है साथियों, ये एटीपी की अवस्था में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे साथियों हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन उपयोग में लेते हैं साथियों और अपना काम करते हैं। हमारी बॉडी में बेटा 68 से 70% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो जल तो हमारी जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं साथियों। बचा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये साथियों अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर का। अब अपशिष्ट पदार्थ है साथियों, तो अगर ये हमारे शरीर में रहेगा तो भैया क्या करेगा। तो देखिए, मैंने कहा कि हमारी बॉडी में 68 से 70% जल होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड साथियों जल से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा भैया H2CO3। ये होता है साथियों कार्बनिक अम्ल। और हमारी बॉडी के लिए साथियों ये अम्ल नुकसानदायक होता है। भाई अम्ल बन रहा है साथियों, तो एसिड बन रहा है, एसिड तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो कुछ इस तरीके से साथियों, पहला हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारी बॉडी में बनता है वो है भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो भैया जरूर बताना। आगे चले, ओके भैया। नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा स्वेट की। हिंदी में कहा जाता है पसीना। अब आप कहोगे भैया क्या पसीना भी अपशिष्ट पदार्थ है? जी हाँ बिल्कुल बेटा, आपका जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। देखिए इसका निर्माण स्वेटिंग ग्लैंड करती है। कौन? स्वेटिंग ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, हिंदी में कहा जाता है पसीना ग्रंथि। और ये होती है भैया हमारी स्किन में। कहाँ पे होती है? स्किन में होती है, त्वचा में होती है। और बेटा जो त्वचा है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कौन? त्वचा। हमारे त्वचा में क्या पाए जाते हैं? स्वेटिंग ग्लैंड, पसीना ग्रंथि पाई जाती है जो पसीना का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पसीना हमारे शरीर में कहाँ आता है? तो मैं आपको बता दूं स्वेटिंग ग्लैंड साथियों हमारे हथेली में होती है। सबसे ज्यादा पसीना ग्रंथि हमारी हथेली में होती है, सबसे ज्यादा पसीना हमारी हथेली में आते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा मुख्य टॉपिक कि भैया पसीना को कैसे कहा आपने अपशिष्ट पदार्थ। देखिए आपके पसीना जब शरीर से बाहर निकलता है बेटा, तो उसके साथ में क्या क्या निकलता है? तो आप कहोगे भैया कि पानी निकलता है, नमक निकलता है, साल्ट निकलता है और साथियों कुछ मात्रा में आयंस निकलते हैं। जो भी आपकी बॉडी में बेटा अधिक मात्रा में पानी है, नमक है और कुछ आयंस है, अधिक मात्रा में मैं बात कर रहा हूं बेटा, जो आपकी बॉडी में अधिक मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में है, वो अधिक मात्रा में उपस्थित पानी, अधिक मात्रा में उपस्थित नमक और अधिक मात्रा में उपस्थित आयंस साथियों आपकी बॉडी से जब भी आपको पसीना आता है तब साथियों शरीर से बाहर निकलते हैं। और अगर बेटा पसीना शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो बेटा पानी की मात्रा असंतुलित हो जाएगी आपके शरीर में, नमक की मात्रा असंतुलित हो जाएगी और भैया आयंस की मात्रा असंतुलित हो जाएगी। अब बात आती है इससे नुकसान क्या होता है बेटा। बेटा अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा असंतुलित हो गई, अगर आपके शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का पानी बन गया बेटा, तो आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। और ब्लड को तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना गया है। ब्लड तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा भैया आपके शरीर में ब्लड की कमी है, आपको ब्लड की जरूरत है, तो भैया आपको नुकसान हुआ ना। तो पानी से भी नुकसान है, अधिक मात्रा में नमक से भी नुकसान है, नमक की मात्रा भी असंतुलित हो जाएगी। और भैया आयंस से भी प्रॉब्लम है। आयंस क्या करते हैं बेटा? आपकी किडनी फेल कर सकते हैं। तो
इनकी मात्रा असंतुलित हो जाएगी अगर पसीना आपको शरीर से बाहर नहीं निकला तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है साथियों, अपशिष्ट पदार्थ है। कौन? स्वेट, पसीना भी साथियों। इसलिए इसे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। कभी आपने सुना होगा जो डॉक्टर लोग होते हैं बेटा, वो ये कहते हैं कि आप सुबह सुबह रनिंग करिए क्योंकि पसीना बाहर निकलेगा। जैसे आप रनिंग करते हो, योगा करते हो तो आपकी बॉडी गर्म होती है। गर्म होने से क्या होता है बेटा, आपकी जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होती है, जो पसीना ग्रंथि होती है, वो एक्टिव होती है और आपके शरीर से पसीना बाहर निकलता है। इसलिए तो डॉक्टर कहता है कि रनिंग किया करो, योगा किया करो, एक्टिव रहा करो, ताकि आपके शरीर से पसीना बाहर निकले बेटा। तो भैया याद रखना, पसीना भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है बेटा, आपके शरीर में बनने वाला। इतनी बात क्लियर है? ये दो चीजें कंफर्म हुई है आपको? आशा करता हूं बहुत अच्छे से कंफर्म हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं साथियों। दो चीजें कंफर्म हुई, ओके। अब बात करते हैं साथियों हम तीसरी चीज पर। तीसरी चीज है भैया क्रिएटिनिन। क्या क्रिएटिनिन का आपने नाम सुना है? अगर आपको पता है कि क्रिएटिनिन क्या होता है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइस, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर पर वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप हमारे साथ ट्विटर पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, फेसबुक पेज पर या टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर हमारी वीडियो की तमाम अपडेट आपको मिल जाएगी। तो चले भैया आगे, ओके। नंबर 3 पर बात करते हैं बेटा क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन की हिंदी में भी सेम नाम है। गाइज, कभी आपने अगर यूरिन, जिसे आप मूत्र या पेशाब कहते हो, उसका टेस्ट करवाया है, तो जब भी यूरिन की रिपोर्ट आती है गाइज, तो उसमें भैया ये क्रिएटिनिन जरूर आता है। इस क्रिएटिनिन की मात्रा जरूर लिखी हुई होती है। क्या होता है गाइज ये क्रिएटिनिन? अगर गाइज किसी इंसान की किडनी फेल है साथियों तो फिक्स है उसमें भैया क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? क्या है साथियों क्रिएटिनिन? तो आइए समझिए। देखिए, आपकी बोन्स जो होती है, बोन्स तो जानते हो ना, जिसे आप हड्डियां या अस्थियां कहते हो, जिसे आप हड्डियां या फिर अस्थियां या फिर मसल्स, मांसपेशियां। बोन्स, हड्डियां या फिर मसल्स, मांसपेशियों से साथियों एक पिगमेंट निकलता है। उसका नाम क्या है? क्रिएटिनिन, एक यौगिक निकलता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। एक यौगिक निकलता है साथियों आपकी हड्डियां और मांसपेशियों से। उस यौगिक का नाम क्या है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट। जब भी साथियों क्रिएटिनिन फॉस्फेट टूटता है, जब भी बेटा क्रिएटिनिन फॉस्फेट टूटता है तो भैया क्रिएटिनिन तो अलग हो जाता है और भैया फॉस्फेट अलग हो जाता है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं भैया कि आपकी हड्डियां किसकी बनी हुई होती है, आप कहोगे भैया कि कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो भैया फॉस्फेट जो होता है वो हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपने कहा कि हमारी हड्डियां क्रिएटिनिन फॉस्फेट की बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो भैया फॉस्फेट जो है ये हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन भैया जो क्रिएटिनिन होता है ये क्या है? ये एक पिगमेंट है और ये हमारे शरीर के लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है। अगर बेटा ये हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहला इफेक्ट ये डालता है भैया आपकी किडनी पर। ये किडनी को डैमेज कर सकता है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर बात करें तो आपके जो घुटने होते हैं साथियों, दूसरा इफेक्ट ये वहां पर डालता है। आपको अगर आपके घुटनों में ये क्रिएटिनिन जम गया साथियों तो आपको उठने बैठने में परेशानी आ सकती है, आपके घुटनों में दर्द रहेगा।
आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती है बेटा, तीसरी कंडीशन ये है इसकी, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ है। कौन बेटा? ये क्रिएटिनिन आपके शरीर के लिए क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो बेटा इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, और भैया हमारे शरीर में क्या नुकसान करता है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब तक हमारे शरीर में बनने वाले मैंने 3 अपशिष्ट पदार्थों के बारे में आपको बताया। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मैंने आपको बताया पसीना, स्वेट, और तीसरा मैंने आपको बताया बेटा क्रिएटिनिन। अगर ये कहानी आपको समझ में आ रही है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब पढ़ते हैं साथियों हमारे शरीर में बनने वाला मुख्य अपशिष्ट पदार्थ नंबर 4 पर। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, अब बात करते हैं नंबर 4 पर। कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है बेटा जो आपकी बॉडी में बनता है? नंबर 4 पर आता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बेटा, ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जिसमें साथियों नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, वो होते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है बेटा, वो होते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। और ये हमारे शरीर के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले अपशिष्ट पदार्थ है भैया, इसलिए हानिकारक है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब भैया मैंने ये कहा कि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ये किसका सूत्र है? NH3। तो ये कहोगे आप अमोनिया का है बेटा। इसमें नाइट्रोजन है, एक का आपने देखा होगा NH2CONH2, ये किसका सूत्र है? तो ये है भैया यूरिया का। तो यूरिया, इसमें भी भैया नाइट्रोजन है। तो ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ है बेटा जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। तो नंबर 1 पर आप लिख सकते हो अमोनिया, नंबर 2 पर आप लिख सकते हो यूरिया, नंबर 3 पर आप लिख सकते हो भैया यूरिक अम्ल। ये साथियों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। और ये सभी साथियों अपशिष्ट पदार्थ यूरिन की सहायता से, यूरिन जिसे आप मूत्र या फिर पेशाब कहते हो साथियों, पेशाब की सहायता से बाहर निकलता है। कौन कौन? अमोनिया भी साथियों यूरिन की मात्रा, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, यूरिया, यूरिक अम्ल। क्रिएटिनिन भी साथियों यूरिन की सहायता से ही शरीर से बाहर निकलता है। और आपको पता है जो यूरिन होता है साथियों, ये कहाँ बनता है? ये बनता है भैया किडनी में। और अभी बता रहा हूं 5 मिनट के बाद में बताने वाली बात, अगर यूरिन किडनी में बनता है साथियों, तो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका किडनी हो जाएगा। क्योंकि साथियों हमारे शरीर के जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यही है साथियों हमारे शरीर के जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है ये। और इनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन कर रहा है? ये यूरिन की अवस्था में शरीर से बाहर निकल रहे हैं। और यूरिन का निर्माण कौन करता है? आपके किडनी। तो किडनी क्या हुई साथियों? आपके शरीर का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ, आपके शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग हुआ साथियों। कौन? किडनी। अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो साथियों, ये 4 मैंने आपको पॉइंट लिखवाए जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बेटा। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, तो क्या आप मुझे बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा स्वेट पसीना, तीसरा क्रिएटिनिन, और चौथा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। ये सभी साथियों हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही साथियों क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब बात आती है साथियों कि भैया कौन कौन से ऐसे अंग है जो भैया इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अब हम बात करेंगे साथियों उत्सर्जी अंगों के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जी अंग, ऐसे अंग साथियों जो इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन करते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निकालते हैं।
तो आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चले भैया, ओके मिटा दूं, ओके भैया। देखिए भैया, अब हम बात करेंगे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले अंगों के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले अंग, बाहर निकालने वाले अंग। और ऐसे अंगों को कहा जाता है साथियों उत्सर्जी अंग। क्या कहा जाता है? उत्सर्जी अंग। ये ऐसे अंग होते हैं साथियों जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बने, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले अंगों को क्या कहा जाता है बेटा? उत्सर्जी अंग कहा जाता है। अब कौन कौन से हैं भैया ये उत्सर्जी अंग, इसके बारे में जानते हैं। आशा करता हूं साथियों ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर बेटा आपको ये सारी वीडियो अब तक मैंने जितना पढ़ाया आपको वो सभी समझ में आ गया है, तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और कह सकते हो उनसे कि भैया इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ, जो पेड कोर्स में भी उपलब्ध नहीं होता, ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ फ्री में बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। आप जरूर इस चैनल को विजिट करें। तो चले भैया, पहला उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों? लंग्स, आपके फेफड़े। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन यह आता है भैया कि फेफड़े जो है भैया वो तो जो हमारा श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र का भाग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है साथियों लंग्स। तो बेटा मैं आपको बता दूं जो लंग्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सपिरेटरी सिस्टम दोनों के हिस्से हैं, यानी कि श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों का भाग है साथियों कौन? लंग्स। ये तो आपको अच्छे से पता है कि श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन आज ये भी समझ लो साथियों कि ये भैया उत्सर्जन तंत्र का भी भाग होता है कौन? लंग्स। और ये किसका उत्सर्जन करते हैं साथियों? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड को ये हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों हमारी स्किन की, हमारी त्वचा की। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है कौन? आपकी त्वचा। और त्वचा किसका उत्सर्जन करती है साथियों? तो भैया ये भैया जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, इस पसीना को शरीर से बाहर निकालती है बेटा। इस स्वेट को, इस पसीना को शरीर से बाहर निकालती है। त्वचा में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे पसीना बनता है साथियों? तो स्वेटिंग ग्लैंड पाई जाती है, पसीना ग्रंथि पाई जाती है बेटा, जो भैया पसीना को शरीर से बाहर निकालती है। और बात करें साथियों नंबर 3 पर, तो आता है लीवर, जिसे आप यकृत या फिर क्या कहते हो? जिगर कहते हो बेटा। ये क्या करता है? ये भैया यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? यूरिया का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है बेटा लीवर में, यकृत में। कैसे होता है आगे आपको पढ़ाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है बेटा, तो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर, यकृत या जिगर में होता है। इतनी बात क्लियर है। फिर बेटा ये भैया ब्लड में घुलता है। कहाँ पे घुलता है बेटा? ये ब्लड में घुलता है। और ब्लड में घुल करके साथियों कहाँ चला जाता है? किडनी के पास चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है बेटा? किडनी के पास। और किडनी का कार्य क्या है साथियों? ब्लड को फिल्टर करना। और ब्लड फिल्टर करके साथियों किसका निर्माण करती है? ये यूरिन का निर्माण, जिसे आप मूत्र या पेशाब कहते हो। तो भैया ये जो यूरिया होता है ये आपके शरीर से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है। किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है बेटा? यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो तीसरा उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया साथियों? लीवर। और नंबर 4 आता है साथियों आपकी किडनी। किडनी किसका निर्माण करती है?
यूरिन का, ब्लड को फिल्टर करके, आपके ब्लड को छान करके साथियों ये बनाती है भैया मूत्र या पेशाब। और पेशाब में क्या क्या होता है? तो बेटा पेशाब में होता है क्रिएटिनाइन। और क्या क्या होता है बेटा? और होता है यूरिया, और होता है यूरिक एसिड, और होता है अमोनिया। ये सारी चीजें बेटा किस में होता है? आपके यूरिन में होता है, आपके मूत्र में होती है, आपके पेशाब में होती है। और ये सभी चीजें आपके शरीर से मूत्र की सहायता से, यूरिन की सहायता से शरीर से बाहर निकलती है। और मैंने आपको बताया था बेटा कि आपके शरीर के मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। बेटा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। और बेटा इनको शरीर से बाहर निकालने वाला मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होगा साथियों? तो भैया किडनी होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो कौन सा है बेटा? किडनी, जिसे आप आम भाषा में गुर्दे कहते हो। इसे वृक्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वृक्क भी कहा जाता है। तो बोलो बेटा ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ये चार होते हैं साथियों उत्सर्जी अंग। पहला होता है साथियों लंग्स, फेफड़े, स्किन, लीवर, किडनी। और मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों? तो भैया आपकी किडनी है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ओके भैया, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं साथियों इन अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर सजीवों को, संसार में जितने भी सजीव हैं साथियों, जितने भी लिविंग्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो लिविंग्स उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं बेटा। पेड़ पौधे भी करते हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता मानव सब उत्सर्जन करते हैं। तो बेटा सजीवों को चार भागों में बांटा गया है अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर। आइए देखते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। ओके आगे चलते हैं, चले। ओके भैया देखिए भैया, अब आप हेडिंग लगाओगे कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? चार भागों में। तो लिख लीजिए उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। नंबर पहला आता है बेटा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। हिंदी में भी सेम नाम है साथियों, अमोनोटेलिक जीव। एक मिनट रुकना, पेन की स्याही खत्म हो चुकी है, डाल लेता हूं। देखिए भैया हम बात कर रहे थे उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? चार भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमोनोटेलिक जीव। ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। सबसे ज्यादा किसका उत्सर्जन करते हैं बेटा? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब ये एग्जाम्पल जो है साथियों, ये एग्जाम्पल आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भैया इसमें पहला आता है जितने भी जलीय जंतु हैं, ऐसे जीव जंतु साथियों जो जल में रहते हैं वो होते हैं जलीय जंतु। वो होते हैं जलीय जंतु जैसे कि मछली। ये किसका उत्सर्जन करती है साथियों? ये भैया सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन करती है। एक आता है उभयचरी साथियों ऐसे जीव होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक।
तो बेटा मेंढक और भैया मछली जितने भी जलीय जीव है साथियों, वो सभी अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जीवों को कहा जाता है साथियों अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक जीव, ऐसे जीव साथियों जो अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, जैसे कि मैमल्स स्तनधारी जो अपने बच्चे को साथियों क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, और इसी में ही साथियों हम आते हैं ह्यूमन बींग्स। मनुष्य जाति साथियों इसी में ही आती, स्तनधारी गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता ये सभी साथियों स्तनधारी में आते हैं। और ये सभी कैसे जीव है साथियों, ये सभी यूरियोटेलिक जीव है। ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, नंबर 3 पर बात करते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटेलिक जीव, ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो भैया अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा किसका उत्सर्जन करते हैं भैया, यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें बेटा तो एग्जाम्पल है इनका सरीसृप, रेप्टाइल्स। ये ऐसे होते हैं बेटा, ऐसे जीव होते हैं जो रेंगकर चलते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली। ये बेटा कौन से जीव है, ये यूरिकोटेलिक जीव है जो यूरिक अम्ल का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। और बात करें साथियों तो इसमें पक्षी भी आते हैं, बर्ड्स, जैसे कि कबूतर। कबूतर की बीट देखिए, उसमें सबसे ज्यादा साथियों क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। तो इनके उत्सर्जी पदार्थों में साथियों, उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो भैया यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक जीव कहा जाता है। और नंबर 4 पर आता है साथियों गुआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। गुआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या आता है साथियों, गुआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म यानी कि गुआनोटेलिक जीव। गुआनोटेलिक जीव दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है भैया। नंबर 4 पर गुआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म यानी कि गुआनोटेलिक जीव। ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा किसका उत्सर्जन करते हैं, गुआनिन का। अब साथियों ये गुआनिन क्या है, तो जब आपने डीएनए की संरचना पढ़ी थी साथियों, जब आपने डीएनए की संरचना पढ़ी थी तो उसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन ये पढ़ा होगा साथियों। ये क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजन युक्त क्षार है बेटा। कौन, ये गुआनिन। तो भैया ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। और सबसे ज्यादा साथियों गुआनोटेलिक जो जीव होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों में सबसे ज्यादा किसका उत्सर्जन करते हैं बेटा, गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो बिच्छू, मकड़ी, ये सभी साथियों किसके उदाहरण है, इस गुआनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के उदाहरण है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिच्छू और मकड़ी अक्सर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा। बोलो आपको ये सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे साथियों। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।